अच्छा भाई स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक की वर्किंग कर ली थी कि भाई अगर सैलरी जो है वो 50,000 और 59,999 से कम होगी, मतलब इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 2% इनकम टैक्स लगेगा। और अगर उससे अदरवाइज बड़ी होगी तो एल्स कंडीशन में हमने वापस 3% का चार्ज दे दिया था। अब हमारे पास आखिरी जो कंडीशन है वो गालिबन ये है कि एल्स ब्लॉक में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तीसरा, कि भाई अगर हमारे पास बेसिक पे अगर 30,000 से कम होती है, किसी की भी बेसिक पे 30,000 से कम होती है, तो उसमें फिक्स है कि भाई उसको अलाउंस इतना 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 मिलेगा। अब कोई परसेंटेज का हिसाब किताब नहीं है, अब यहाँ पर डायरेक्ट एक अमाउंट दी हुई है कि भाई कन्वेंस अलाउंस, अब जिसकी 25 हो, जिसकी 29 हो, जिसकी 30 ही क्यों ना हो, सही, बल्कि लेस देन 30, 29 तक, तो उस पे ये हमारे पास कंडीशंस लगेंगी। तो अब यहाँ पर एल्स ब्लॉक के लिए हमने कह दिया कि भाई उसका कन्वेंस अलाउंस कितना होगा। कन्वेंस अलाउंस उसका हो जाएगा हमारे पास 3,000। ठीक है, और कन्वेंस अलाउंस के टैक्स फील्ड में आ जाएगा हमारे पास सी ए की टैक्स फील्ड में ये आ जाएगा डॉट टैक्स इक्वल टू सी ए डॉट टू स्ट्रिंग, सी ए डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास मेडिकल होगा, मेडिकल कितना हो जाएगा हमारे पास 2,000, 2,000 इसका मेडिकल दे दो। और जो हमने मेडिकल की टैक्स बॉक्स बनाई थी डॉट टैक्स में मेडिकल डिफाइन कर दो डॉट टू स्ट्रिंग। तीसरी चीज क्या थी कि भाई हाउस रेंट एच आर उसका जो है वो 1,000 दे दो। आजकल 1,000 में क्या गुजारा होना है, तो यहाँ पर हाउस रेंट एच आर टैक्स बॉक्स डॉट टैक्स इक्वल टू ये आ जाएगा गालिबन एच आर डॉट टू स्ट्रिंग। अब क्लास देखो, एल्स में एक और कंडीशन भी देनी है हमने कि भाई अगर इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि भाई नो टैक्स रिक्वायर्ड। सही है, नो टैक्स रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमने आईटी टैक्स बॉक्स लगाया है डॉट टैक्स में उसको कर देते हैं नो टैक्स रिक्वायर्ड। और उसकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो क्या होगी, जो ग्रॉस पे होगी वो गालिबन उसकी वही बेसिक पे होगी, बेसिक पे प्लस सी ए प्लस मेडिकल प्लस सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये आ जाएगा सी ए प्लस मेडिकल और फिर प्लस हो जाएगा ये क्या हाउस रेंट, और ये ग्रॉस सैलरी बना देगा। और ग्रॉस सैलरी कहाँ डिस्प्ले होगी, ग्रॉस टैक्स बॉक्स डॉट टैक्स इक्वल टू ग्रॉस पे डॉट टू स्ट्रिंग। फाइनली नेट पेमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, नेट पेमेंट बराबर हो जाएगी किसके, ग्रॉस पे के। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास नेट पेमेंट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेट पे डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ तक ये बताओ किसी को कोई सवाल है तो वही पूछ लो। अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं अब। ये गालिबन आ गई आईडी, ये आ गया नेम, ये आ गया डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये जो है वो देते हैं। ठीक है, 25,000 रुपये बेसिक सैलरी हो गई। तो देखो यहाँ पर फिक्स हो गया कि भाई 3,000 इसको ये अलाउंस मिला, 2,000 इसको ये अलाउंस मिला, 1,000 इसको हाउस रेंट मिला, और सब
मिल मिलाकर इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई। अब ये ग्रॉस सैलरी जो है वो 50,000 से कम है। 50,000 से, सॉरी 50,000 से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पर भी आ गया भाई नो टैक्स रिक्वायर्ड। और उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वही उसकी नेट सैलरी हो गई। अब क्लास एक चीज और समझने वाली है कि भाई अगर मैं यहाँ पर अपने डिजाइन में आकर एक बटन देता हूं और इस बटन का नाम दे देता हूं रीसेट, सही है। और इस बटन के पीछे सारे वही वाले काम करता हूँ कि भाई मैंने आईडी को क्लियर करना है डॉट क्लियर, नेम को, नेम के टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है डॉट क्लियर, इसी तरीके से डेजिग्नेशन को क्लियर करना है डॉट क्लियर, इसी तरीके से मेरे पास जो बेसिक सैलरी है उसको क्लियर करना है तो भाई यहाँ पर क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है कि भाई मेरे पास जो कन्वेंस अलाउंस था सी ए, यहाँ पे लिख देता हूँ सी ए टैक्स बॉक्स 5 डॉट क्लियर। फिर इसी तरीके से मेडिकल था डॉट क्लियर। फिर क्या था हमारे पास हाउस रेंट था एच आर डॉट, इसको भी क्लियर कर देंगे। अब इसी तरीके से और क्या था भाई ग्रॉस सैलरी डॉट, इसको भी क्लियर कर देंगे। फिर क्या था हमारे पास आईटी इनकम टैक्स डॉट क्लियर। फिर हमारे पास था नेट। ये काम तो वो है जो हम लोग सिंपली करते हैं कि भाई ये 10 के 10 को हमने क्लियर करवा दिया। अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट लेते हैं, अच्छा एक चीज और यहाँ पर करनी रह गई। अब देखो यहाँ पर आईडी आ गई, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गया और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो अपनी एप्लीकेशन को कि भाई इस टाइम ये टेक्स्ट फील्ड है, इसमें यूजर कोई भी गलत वैल्यू देकर डेटाबेस में भेज सकता है। तो ये तो रिकॉर्ड जो एक्चुअल कैलकुलेट हुआ है तो फ्रंट एंड पे कैलकुलेट सही हुआ है, बैक एंड पे यूजर गलत भेज रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इन टेक्स्ट फील्ड के साथ, बाकी जिनमें ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट हो रही हैं आप उनको रीड ऑनली कर दो, सही है। असल जो यूजर से इनपुट आ रहा है वो इन चार से आ रहा है और ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो इसके भी हाफ पर कैलकुलेट हो रही है। तो ये वैल्यू मैटर कर सकती है, यूजर कुछ भी डाल सकता है। अब आप वैलिडेट करके की प्रेस के इवेंट पे जाके इसको वैलिडेट कर लो कि भाई इसमें सिर्फ नंबर आएंगे, तो आप स्ट्रिंग से भी बच जाओगे, स्ट्रिंग की भी वैलिडेशन हो जाएगी। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो जनरेट हो रही हैं उनको आप रीड ऑनली कर दो, एक काम ये कर लो ताकि एप्लीकेशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये कन्वेंस अलाउंस, इसकी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रीड ऑनली के नाम से, कहीं नजर आ जाएगी तो बता दिएगा। ये आप इसको ट्रू कर दो, इसी तरीके से इसको भी आप डबल क्लिक करके ट्रू कर दो, इसको भी डबल क्लिक करके ट्रू कर दो आप, ये भी ट्रू हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी और ये भी ट्रू हो जाएगी। अब जब एप्लीकेशन आप रन करोगे तो अब आप इसमें यूजर इनपुट नहीं कर सकते कोई भी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईडी दे दी, यहाँ पर नेम दे दिया, यहाँ पर डेजिग्नेशन दे दिया, यहाँ पर वैल्यू दे दी। अब ये जो वैल्यू जनरेट होके आ रही हैं इसमें आप यूजर इनपुट नहीं कर सकते। अब इसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू होंगी वही आपकी डेटाबेस में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, अब क्लास देखो रीसेट के बटन के पीछे कुछ काम किया था, लेकिन मैं जैसे ही रीसेट को क्लिक करूंगा तो इट विल गिव द एक्सेप्शन। अब कोई मुझे ये बता दे कि ये एक्सेप्शन क्यों आएगी, शाबाश। और ये एक्सेप्शन इस लाइन पे क्यों आ रही है, ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है भाई इधर, कोई भी बता दे।
जी जनाब, जो भी समझ में आ रहा है बता दो भाई। जी मुजम्मिल खान। अच्छा जी, एक अदद मैसेज आया है। जी जनाब, एनी आइडिया अबाउट इट, ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है मुजम्मिल? चलो सोचो, थोड़ा सा टाइम देते हैं, 5 मिनट ले लो, सोचो सब। नहीं डाल रहे अभी, ट्राई कैच को भी नहीं डाल रहे। मैं तो इससे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये एक्सेप्शन आ क्यों रही है, और एक्सेप्शन की डिटेल भी आपके सामने है। कैसे गलत है? हम तो रीसेट के बटन से सिर्फ क्लियर कर रहे हैं। इलेबोरेट करो। नहीं, जूम पर कोई मसला नहीं हो सकता, या तो माइक खराब होगा आपका या फिर कोई और इंटरनेट इशू होगा। जूम पर क्या मसला होना। सर ये इशू तो नहीं है कि सी शार्प इटसेल्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू उठाती है, तो हमें इसको इंटीजर के बाद स्ट्रिंग में करना होगा। नहीं, हम लोग तो देखो ये कर रहे हैं ना कि भाई हमने बटन क्लिक किया तो तमाम फील्ड क्लियर हो जाएं। लेकिन ये जो बेसिक पे पे आ रहा है, यानी बेसिक पे की जो फील्ड है उसको आके जब क्लियर कर रहा है, तो वहां पे ऐसा क्या मसला हो रहा है जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन आ रही सर ये जो रीड ऑनली है ना, ये इसकी वजह से आ रही है। मतलब अगर है? हम नहीं, हमारी टैक्स बॉक्स रीड ऑनली नहीं है। ये वाली टैक्स बॉक्स रीड ऑनली नहीं है, टैक्स बॉक्स 4 रीड ऑनली नहीं है बेसिक की। बेसिक पे बना। जी, बेसिक पे तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, वो रीड ऑनली थोड़ी है, वो तो रीड और राइट दोनों है। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं कि सर टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग में है। हाँ, तो स्ट्रिंग में लिखी हुई है ना, हमने तो वैल्यू लिखी है ना 40,000, वो तो पार्स होके बेसिक पे में जा रही है। लेकिन यहाँ तो इशू तब आ रहा है ना कि जब हम उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना? देखो भाई, यहाँ पर इशू सिर्फ इसलिए आ रहा है। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं कन्वर्ट इनटू इंटीजर करेंगे। समीर कह रहे हैं सर वो क्लियर करने के बाद सबको स्ट्रिंग कर रहा है। देखो, हो ये रहा है कि भाई जब हम क्लियर कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो एम्प्टी हो रहा है, यानी नलेबल वैल्यू हो रही है। ठीक है, और वो नलेबल वैल्यू को
पार्स कर रहा है और इसमें कोई ना कोई वैल्यू भेज रहा है, तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि जब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ है ही नहीं तो मैं इसको पार्स क्या करूं। समझ में आई ये चीज कि जब टेक्स्ट बॉक्स, जब इस बटन के थ्रू हम लोग क्लियर के मेथड से क्लियर कर रहे हैं ना, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ है ही नहीं, तो वो कन्वर्ट किस चीज को करे फिर। तो यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है एक्सेप्शन। ये बताओ समझ में आई एक्सेप्शन या नहीं। तो इसलिए वो फॉर्मेटिंग का एरर दे रहा है कि जब आपके पास कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, एक नलेबल वैल्यू है, ठीक है, तो वो उसको पार्स ही क्या करे, और क्या पार्स करे भाई, तो वो इसमें कंफ्यूज है, एक्सेप्शन आ गई। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को कमेंट करते हैं। सही है, इस लाइन को कमेंट करते हैं। इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर जो बेसिक सैलरी ले रहा हूँ, बेसिक पे, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से पहले। अब इनिशियलाइज 0 से करने के बाद अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कंडीशन देनी है। कौन सी कंडीशन देनी है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और इधर लिखता हूँ अगर मेरे पास स्ट्रिंग अगर इज नल और एम्प्टी है, और कौन सी स्ट्रिंग, जो कि बेसिक सैलरी से आ रही है टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से, अगर ये हमारे पास नल हो रही है क्लियर करने के बाद, तो क्या हो कि आपके पास जो बेसिक टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट फील्ड है वो फोकस पे हो। ठीक है, उसको फोकस करो। देन उसके बाद जो एरर प्रोवाइडर उसमें आपने लिया है ना, एरर प्रोवाइडर 4 डॉट सेट एरर कर दो आप उसको। और वो एरर कैसे आ रहा है, वो बेसिक टेक्स्ट बॉक्स की वजह से आ रहा है। और एरर क्या है भाई, फील्ड रिक्वायर्ड। ये आप ट्राई कैच से भी कर सकते थे, नो इशू। जो लोग ट्राई कैच की बात कर रहे थे वो ट्राई कैच से भी कर सकते हैं। सही है, एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रश ना हो। तो हमने उसके लिए ये कर दिया कि भाई अगर टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो रहा है तो उसमें पार्सिंग में जो एरर आ रहा था तो वो अब नहीं आना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो आपको एरर मैसेज जनरेट कर देगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो आपका एरर मैसेज है वो क्लियर हो जाए। और मैसेज क्लियर होने के बाद जो आप बेसिक पे में जो वैल्यू ले रहे हो इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लिख दो इसको कन्वर्ट करवा के, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और उसके अंदर आप क्या लिख दो, बेसिक डॉट टेक्स्ट। अब इससे क्या होगा कि आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके चला लेते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 दे दी और एक मीनिंगफुल नेम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर डेजिग्नेशन, ठीक है, और यहाँ पर बेसिक पे फॉर एग्जांपल 10,000 दे दी। अब देखो फील्ड जब मैं क्लियर करूंगा तो अब मुझे एक्सेप्शन जनरेट नहीं करके देगा। अब उसने क्या किया कि जैसे ही इसको, इस वाली फील्ड को नल वैल्यू मिली, तो उसने क्या कर दिया, जैसे ही इसको नल वैल्यू मिली इसने क्या कर दिया, उसी को फोकस कर दिया और एरर मैसेज इसने जनरेट कर। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू अब दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 40,000 दे दी, तो अब ये मुझे और जगह जाने की भी परमिशन देगा। अब ये नेम दे दिया, आईडी दे दी, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेशन दे दिया। अब रीसेट कर लोगे तो ये वापस। अब क्लास इसमें एक और चीज है कि भाई अगर यहाँ पर वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती है तब भी एक एक्सेप्शन आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा ये क्यों हो रहा है। इंटीजर 32 है और इंटीजर 32 में 10 से ज्यादा डिजिट नहीं आ सकते। इंटीजर 32 में आप लोग क्या कर सकते हो, इंटीजर 32 में आप लोग अपना फोन नंबर भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब हमें इस चीज को फिक्स, आखिरी चीज जो है वो हमारे पास आज के हिसाब किताब की वो ये है कि आप इसको इंटीजर 64 भी कर सकते हो। आप बजाय इसको यहीं से रिस्ट्रिक्ट कर दो,
आप मैक्सिमम लेंथ में जाओ और मैक्सिमम लेंथ में जाकर आप 9 डिजिट दे दो, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अब कंपनी है, कोई शिरडी के साईं बाबा तो नहीं है ना कि जो बस पैसे दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। कंपनी भी जो है एक लिमिटेड अमाउंट देती है हर बंदे को। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस अमाउंट की, ये आ गई आईडी। तो अब यहाँ पर यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ हाल ये अरब, क्या है? 10 अरब। लक्ष्मी चिट अब जो फंड तो है नहीं है ये? तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, आप यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, अपने प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पर इसको मैक्सिमम लेंथ दी है, तो इसकी तो शायद प्रॉपर्टी, 10 लिख दिए थे। अरे यार मैंने किसी और टैक्स फील्ड को कर दिया। इसको कर दो आप 9, या बहुत से बहुत 8 कर दो। अब ये आपको, और यहाँ पर एंटर कर लो। अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके चलाते हैं तो यहाँ पर आईडी नंबर 1, ये आ जाएगा नेम, ये आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पर 40000000 यहाँ पे लाके आपको रोक देगा। अब आपकी एप्लीकेशन क्रैश भी नहीं होगी। 8 नंबर से ज़्यादा आप वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अब ये मुझे बताएं, ये यहाँ तक का कंटेंट सबको सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लें। डेटा टाइप आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो सैलरी के लिए तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना कि भाई सैलरी इतनी होनी चाहिए, बला 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 बला। अच्छा देखो क्लास में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो फाइनल जो लैब टेस्ट होगा ना, जब भी होगा जिंदगी में, तो उसमें जो विंडोज फॉर्म के जो टास्क आएंगे ना, वो भी इसी टाइप के ही आएंगे, मतलब इसी तरह का सवाल बन के आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। सिंपली सी लॉजिक थी, बट आप लोगों ने सवाल को सही से समझना है, ठीक है क्लास। तो आज का कंटेंट हमारे पास इतना था। होपफुली सबको समझ में आया होगा। तमाम चीज़ें थी, बस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाली कोडिंग थी, लेकिन उसको मेथड से भी करना बता दिया था कि भाई किस तरीके से करेंगे। ये मेथड बना लेंगे हम लोग। तो ये वाला मेथड जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसी तरीके से मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे वो भी देख लिया था। तो अब इसका टास्क जो होगा वो क्या होगा। अच्छा क्लास लैब नंबर 8 का टास्क मैनुअल वाला ही करना। आप लोग मैनुअल को भी अगर एक नज़र देख लेते हैं, नहीं तो मैं अगले वीक थोड़ी ले रहा हूँ, मिड के बाद वाले वीक में जमा करवाना। उसके लिए 2 वीक्स हैं तुम्हारे पास। टास्क तो करना है ना, नंबर नहीं लगाऊंगा फिर मैं। और अब आप लोगों के डायरेक्ट एलएमएस पे नंबर लगेंगे। मिड टर्म आप लोग सुकून से निकालें अपना, अच्छी सी तैयारी करके अच्छे अच्छे पेपर दें। बस जब चेकिंग हो जाएगी गूगल क्लासरूम पे जो नंबर लगे होंगे वही एज इट इज आपके एलएमएस पे लगेंगे। लैब नंबर 8 का जो हमारे पास टास्क है वो गालिबन क्या है कि राइट अ कोड ऑफ एल्गोरिथम। अब 2 क्लास आप लोगों को बनानी है, एल्गोरिथम और यूजर इंटरफेस के नाम से। द क्लास एल्गोरिथम कंटेन अ फंक्शन दैट रिटर्न द स्ट्रिंग वर्किंग। और एक क्लास जो है एल्गोरिथम की, उसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा होगा वर्किंग के नाम से। अगर पैरामीटर वैल्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड की वैल्यू से। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, देखो थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई अगर 10 में से जिसके 5 से ज्यादा नंबर आए उनका ए ग्रेड, जिनके 5 से कम नंबर आए उनका बी ग्रेड, तो वो 5 की वैल्यू क्या हो गई, वो एक थ्रेशोल्ड हो गई, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जो एल्गोरिथम क्लास होगी उसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा वर्किंग के नाम से। अगर उसमें अगर आपने पैरामीटर पास कर दिया और पैरामीटर की एक वैल्यू थ्रेशोल्ड सेट कर देना कि अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ग्रेटर होगा, थ्रेशोल्ड के एक कांस्टेंट वेरिएबल बना देना जिसकी वैल्यू 5 कर देना। अगर पैरामीटर उसमें अगर 3 लिखोगे तो वो 5 से लेस होगा तो आपको स्टिल वर्किंग रिटर्न करके देगा। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 हुई तो आपको नॉट वर्किंग देगा। ठीक है, in case of lesser than the threshold. Threshold is a crucial data member for algorithm class. algorithm class का एक data member होगा। data member क्या है, एक attribute होगा, एक variable होगा। must not be change, जो कि change नहीं हो सकता। इसका मतलब आप const का कीवर्ड लगा दोगे, सही है, कांस्टेंट बना दोगे आप उसको, const का कीवर्ड लगा दोगे उसके आगे। then the class this respective function algorithm class from UI class implement the appropriate access modifier। और आप लोगों को क्या करना है फिर कि जो अल्गोरिथम क्लास को यूज करना है UI की क्लास से। और आपको पता है कि अगर आप अल्गोरिथम का जो भी कांस्टेंट यानी थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हो उसमें एक्सेस मॉडिफायर कौन सा लगेगा जो यूआई क्लास में भी इस्तेमाल हो सकता है, कौन सा लगना चाहिए, जो अपनी क्लास के साथ साथ किसी और में भी इंप्लीमेंट हो जाए। अपनी क्लास के साथ साथ किसी और में भी इंप्लीमेंट हो जाए। हाँ, या तो पब्लिक ले लो या तो प्राइवेट ले लो, वो प्रोटेक्टेड ले लो। प्रोटेक्टेड लोगे तो इनहेरिटेंस का एक कॉमा लगाना, डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी, सॉरी कॉलन लगाना पड़ेगा। तो अभी इनहेरिटेंस अभी लैब में नहीं आई है तो इसलिए पब्लिक ले लेना तुम लोग। तो पहला तो हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरे टास्क में इन्होंने इनहेरिट करने को कह दिया जिस पे ऑब्जेक्शन उठाया था। राइट अ कोड ऑफ टू क्लासेस फादर एंड सन इनहेरिट अकॉर्डिंगली। मिस ने पढ़ा दी इनहेरिटेंस तुम लोगों को, पढ़ा दी होगी जो भी आपका थ्योरी का टीचर है। मिस सीधा पढ़ा रही हैं आप लोगों को। सर हमारी क्लास नहीं है। अच्छा चलो चलो फिर एक काम करो, मुझे रिमाइंड कराना है, इसके अलावा एक और टास्क तुम लोगों को दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन तो अभी करो इसमें, क्योंकि इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस तो अभी तुम लोगों ने नहीं की ना, तो इसलिए टास्क देना भी मुनासिब नहीं है। सर थ्रेशोल्ड की वैल्यू अपने पास से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू सेट कर लीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा एक चीज का भाई आप लोग ख्याल रखना, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा कि भाई लेट नहीं करना। लेट करोगे तो 2 मार्क्स आप लोगों के वैसे ही चले जाएंगे, आप लैब नंबर 8 से। ठीक है, सर इसमें आप लोगों को सर ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। जी सर वो असाइनमेंट जो था वो गूगल क्लासरूम पे तो टाइम से सबमिट हो गया था, वो वहाँ सर भूल गए थे सबमिट करना एलएमएस पे, तो वहाँ सर लेट हो गया सबमिट। अब बाकी तो वहाँ तो कटेगा। सर टाइम सर सर गूगल क्लासरूम पे सर वो टाइम से सबमिट चलो किया मैं ना देख सर। लेता हूँ, 1 मिनट, अभी अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। यस सर यस सर। ये हो गया असाइनमेंट। क्या नाम है भाई? सर हुजैफा अहमद। हुजैफा अहमद। चौदह अक्टूबर को 8:55 पे सबमिट करवाया है। ठीक है भाई। जी सर। सर मेरा और एलएमएस नहीं चल रहा, मैंने भी गूगल पे कराया सर, यार एलएमएस शो नहीं एलएमएस कर भी रहा रुक पता जाओ, नहीं। एलएमएस का भी मामला देख लेते हैं आप लोगों के सामने ही। कोई ऐसा है अभी जिसने असाइनमेंट सबमिट ना करवाया हो? सब देख लें सर, सब देख लें।
भाई LMS पे असाइनमेंट और फाइनल लैब टेस्ट तो सबमिट करवाओ, वहीं से तो मैं फाइल उठाऊंगा। ऐसा नहीं करो भाई। हाँ तो असाइनमेंट की भी तो डेट यही थी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? LMS पे भी तो 14 तारीख को 11:55 पे जमा करवाना था। सर वो असल में हम लोग, मैं भूल गया था, फिर बाद में तो सर अब वो आप लड़कों लोग ने भूल बताया। गए तो अब ये तो मेरी गलती तो नहीं है ना, ये तो फिर गलत है। मुझे ये लग रहा है कि असाइनमेंट में मैंने LMS पे कोई और डेट रखी हुई है, गूगल क्लासरूम पे कोई और डेट, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एक्सेस किया। नहीं, हाँ तो बराबर है। अगर आपने उन्हें असाइनमेंट नहीं जमा करवाया LMS पे तो डिटेक्शन तो करूंगा फिर मैं। नहीं सर, जमा डेट कराया है। गूगल पे तो करा दिया हो था गया सर। सर कि नहीं, लेट हो LMS गया पे सर। अगर आप लोगों ने लेट जमा करवाया तो अगर उसकी हिस्ट्री मेरे पास आ गई, भाई इस बंदे ने लेट जमा करवाया है, तो फिर तो पकड़े जाओगे ना। सर चेक तो कर लेते हैं भाई। साथ में गूगल क्लासरूम का जो टाइम पे ये करवाया देखो। सर उसका स्क्रीनशॉट लगा दें। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पर ये कौन है? मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला अब्दुल वारिस, इनकी भी सबमिशन नहीं हुई है। अब यहाँ पर ओवर ड्यू बाय दिस मिनट, नो सबमिशन इनकी भी। उमामा हुसैन, साद शकील, ये मुस्तजाब, मुस्तजाब कौन है भाई? मुस्तजाब, रेज हैंड करें। अच्छा जी, उमैस, इनका भी सबमिट है भाई। जी मुस्तजाब, सुन सकते हैं आप मुझे? क्या सीन है भाई? सबमिट नहीं हुआ असाइनमेंट LMS पे। तो भाई LMS पे पोर्टल बनाया था, वरना मैं टास्क के LMS पे क्यों नहीं बनाता? टास्क तो आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाते हो, ये बात कितना पहले मैंने बता दी थी कि भाई असाइनमेंट और फाइनल लैब टेस्ट ये दोनों LMS पे भी सबमिट होंगे और गूगल क्लासरूम पे भी सबमिट होंगे। दो दो नंबर तो मैं वैसे ही डिटेक्ट कर लूंगा LMS की वजह से। 8 में से मार्किंग होगी अब। सैयद हसाम उलक, सैयद हशाम कियानी, मुस्तजाब अमीन, ये सब लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट कौन है भाई? चलो ये भी क्लियर है। इसी तरीके से मोहम्मद फैजान, सबका कटेगा। इतना ख्याल करने के बावजूद अगर तुम लोग बोलो कि सर ख्याल करें, तो मादरत के साथ। नहीं सर। अच्छा जी, सर गूगल पे टाइम पे किया था। चलो वेल, यस देख सर। लेंगे, अब जो भी होगा मैं बता दूंगा जब चेकिंग करने बैठूंगा ना। सही सर है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, एक काम करूँ। सर गूगल पे टाइम पे हो गया था, वहां मुझे सर पता शायद है, 1 घंटा लेट देखें हुआ। सुनहरा, आप लोग सबसे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल किया होगा आप लोगों ने। लेकिन आप लोग मेरी बात को भी तो कंसीडर करें। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि असाइनमेंट और फाइनल लैब टेस्ट ये सब LMS पे सबमिशन होगी इन सब की, तो वो करनी चाहिए थी ना आप लोगों को। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ और कोई बात नहीं कह रहा। तो पता होना चाहिए था ना। अब मुझसे पूछ लेते हैं क्या? आप लोगों को LMS से भी तो नोटिफिकेशन मिला होगा ना कि भाई LMS भी तो चेक करते ही होंगे ना आप लोग डेली बेसिस पे। तो वहां पे जब असाइनमेंट था
तो सबमिट तो वहां पे भी करवाना था, वरना लैब टास्क का मैं क्यों वहां पे पोर्टल नहीं बनाता। लैब टास्क क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो उसकी सबमिशन गूगल क्लासरूम पे फीसिबल है। चलो जब चेक करने बैठूंगा तो देखूंगा। चलो फिर अटेंडेंस दे दो अब तुम लोग। जिसका नाम आ जाए वो रेज हैंड कर ले या चैट बॉक्स में लिख दे। वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मीटिंग जब ये क्लोज हो जाएगी तो जिनकी अटेंडेंस ना नहीं होगी वो लोग सिर्फ दोबारा ज्वाइन करें, अदरवाइज जिनकी अटेंडेंस हो चुकी होगी वो लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है जनाब। उमामा हुसैन, डबल 977। उमामा हुसैन। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद उमैस। प्रेजेंट सर। ठीक है जनाब। मोहम्मद साद सैफ। मोहम्मद साद सैफ 10519। मोहम्मद साद सैफ। नेक्स्ट कौन है? अहमद हशाम कियानी। अहमद हशाम कियानी 10910। अहमद हशाम। नेक्स्ट कौन है? मतीन साबिर। मतीन साबिर। अच्छा, साथ सैफ प्रेजेंट है, ठीक है भाई, प्रेजेंट कर दिया आपको। मतीन साबिर 11004। नेक्स्ट कौन है? सैयद हसामुल हक। अच्छा यार, पार्टिसिपेंट्स जरा नीचे हुए थे। मतीन साबिर प्रेजेंट है या नहीं? हसाम भी प्रेजेंट है, ठीक है मतीन। सॉरी, आपको पार्टिसिपेंट्स में मुझे रेज हैंड दिखा नहीं था। ठीक है, अभी प्रेजेंट कर दिया। मोहम्मद आशिर खान। ठीक है जनाब आशिर। गुलरुख खान। ठीक है गुलरुख। हुजैफा अहमद। प्रेजेंट सर। ठीक है। अदील खान। ठीक है अदील। मोहम्मद समी। सही है। मोहम्मद साद अमीन। प्रेजेंट सर। अच्छा, मुनीफ फारूक। मुनीफ फारूक। ठीक है जनाब। हम्माद मुर्तज़ा। ठीक है। शहरियार असगर। ठीक है। नेक्स्ट कौन है? जावेद अहमद। जावेद के बाद मोहम्मद हादी खान। हादी भी हो गए। समीर उल हक। सुनहरा। असद तारिक। प्रेजेंट। और सैयद फरजान अरशद। ठीक है। प्रेजेंट सर। नुमान हुसैन। इकरा। इकरा प्रेजेंट है, ठीक है। और अशमील। मोहम्मद फैजान। मुजम्मिल खान। मोहम्मद फैजान भी प्रेजेंट, ठीक है। उसामा रसूल। जैन जाहिद। ठीक है। मुस्तजाब अमीन और साज शकील। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू एनीथिंग तो वो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज ये मीटिंग क्लोज होने जा रही है और हमारा आज का सेशन भी क्लोज होता है।